जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हमें मूल अधिकार को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 22 के बारे में पढ़ना है। पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 20 और 21 कर लिया था। ठीक है, तो 21 में क्या था? 21 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 22। ठीक है, अब अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 22 में व्यक्तियों को दी गई है गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे कि अगर जैसे कोई चीज अपराध होता है या फिर अपराध के पहले भी संदेह के आधार पर जैसे लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति के होने से ये अपराध हो सकता है। ठीक है, तो उससे उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और दूसरी क्या होती है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है। ठीक है, तो अपराध करेगा तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है, तो दो तरह की गिरफ्तारी होती है। ठीक, तो अनुच्छेद 22 में इससे संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। ठीक है, और वो अधिकार मूल अधिकार हैं व्यक्ति के, तो 3 अधिकार। ठीक, अब पहला क्या होगा? अगर जैसे किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध में या फिर किसी भी उसमें गिरफ्तार किया जाता है उसको, तो उसके पास उसके 3 अधिकार होते हैं। ठीक, पहला अधिकार होता है कि उसको ये कारण जानने का अधिकार होता है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जैसे वारंट देख सकता है वो। ठीक है, गिरफ्तारी कब होती है? पुलिस आती है वारंट लेकर, तो व्यक्ति उससे पूछ सकता है कि हाँ जी वारंट दिखाइए। ठीक है, तो अब जब गिरफ्तारी का वारंट रहेगा तब फिर पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। तो इसमें पहला क्या है कि उसको अपने गिरफ्तार होने का कारण जानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, दूसरा क्या है? वकील। ठीक, तो इसको क्या होता है? मनपसंद का एक वकील करने का अधिकार है। ठीक है, अब जैसे कुछ केस हुए थे, जैसे निर्भया कांड हुआ था। ठीक है, मुंबई में ताज होटल पे जो हमला हुआ था उसमें वो और उसके बाद एक अभी आफ्ताब पूना वाला केस हुआ था जिसमें श्रद्धा मर्डर केस। तो इसमें क्या होता है कि अब ये ऐसे व्यक्ति हैं ना कि इनको वकील नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे आतंकवादी हमला हुआ था ताज होटल पे। ठीक है, अब आतंकवादियों का केस कौन वकील लड़ेगा? कोई नहीं। फिर भी अब संविधान में है कि आपको मनपसंद का वकील दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कोर्ट में केस जो है आप खुद नहीं लड़ सकते ना, आप किसी वकील के थ्रू ही लड़ेंगे। तो अब जब केस लड़ना है तो मनपसंद का एक वकील दिया जाएगा। वकील क्या करेगा? आपके पक्ष से कोर्ट में वो दलील पेश करेगा। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, अब व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया, ठीक है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, कितने घंटे के? 24 घंटे के, 24 घंटे के भीतर उसको क्या किया जाएगा? वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, अब पेश करने के लिए अब देख क्या होता है, अब इसमें जो है वो यात्रा का समय नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक। अब जैसे कोई व्यक्ति है, वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, वो कोई अपराध करके केरल चला गया है। ठीक है, तब उसको वहाँ अगर गिरफ्तारी हुई तो अब वहाँ से यहाँ तक लाया जाएगा। तो मान लीजिए कि रास्ते में 14-15 घंटे लग गए उसको लाने में। ठीक है, तो ये समय जो है वो उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसमें यात्रा का जो समय है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अधिकार जो हैं वो दिए जाते हैं व्यक्ति को जब वो गिरफ्तार होता है तो। ठीक है, अब गिरफ्तारी मैंने जैसे अभी बताया कि 2 तरह की होती है, एक होती है निवारक निरोध, एक होती है दंडात्मक निरोध। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं दंडात्मक निरोध को। ठीक, अब दंडात्मक निरोध क्या है? जिसमें दंड दिया जाता है। ठीक है, अब ये गिरफ्तारी कब होगी? जब व्यक्ति जो है वो अपराध को कर देगा। ठीक है, कोई अपराध है जब वो व्यक्ति द्वारा कर दिया जाएगा तब उसकी जब गिरफ्तारी होती है तो उसको दंडात्मक निरोध कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये चीज़ होती है।
अब इसमें क्या है कि अपराध को करने के बाद, ठीक है, और सिद्ध होने के बाद, ठीक, तो मतलब अपराध कोई करेगा तो पकड़ा जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, फिर उसको सिद्ध किया जाएगा। तो सिद्ध होने के बाद और अपराध करने के बाद जो गिरफ्तारी होगी वो किस में आती है, दंडात्मक निरोध में, ठीक है। तो ये आम गिरफ्तारी है जैसे सबकी होती है। तो इसमें क्या होता है, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें बेल मिल जाती है, ठीक है, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें जेल हो जाती है, ठीक है। अब जैसे अगर किसी व्यक्ति पे SC/ST एक्ट के थ्रू अगर कुछ लग रहा है, कोई मुकदमा है, तब इसमें बेल नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़, ठीक। अब जैसे छोटे अपराध हैं, ठीक है, जैसे मारपीट हो गया, लड़ाई झगड़ा, इनमें सब में जब होता है तो उसमें व्यक्ति को क्या होता है, बेल मिल जाती है, ठीक है, ठीक। तो इसी के आधार पर वारंट जो है दो तरह का होता है, एक होता है बेलेबल वारंट, ठीक, और दूसरा होता है नॉन बेलेबल वारंट, ठीक है। तब बेलेबल वारंट वो होता है जिसमें अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको, मतलब आज जिस थाने में आपकी गिरफ्तारी होगी उसी थाने से पुलिस ही आपको बेल दे देगी, ठीक। और नॉन बेलेबल क्या होता है कि आपकी गिरफ्तारी होगी थाने में, ठीक है, तो पुलिस आपको फिर बेल नहीं दे सकती है। बेल आपको कौन देगा, फिर आपको कोर्ट बेल देगा, ठीक है, मतलब आपको वहाँ से छुड़ाएगा कौन, कोर्ट छुड़ाएगा, ठीक। तो इसीलिए जब कोर्ट छुड़ाएगा तो आप कोर्ट में केस लड़ने के लिए कोई चाहिए, तो आपका मुकदमा कौन लड़ेगा, वकील। तो इसीलिए अधिकार दिया गया है मनपसंद वकील का, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं निवारक निरोध, ठीक है। निवारक निरोध जो है ये पेचीदा है, ठीक है। निवारक निरोध में क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति है, ठीक, अब उसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, ठीक, वो अपराध किया नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे अभी जब धारा 370 हटाई गई थी, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ पे अब्दुल्ला जी हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, तो ये लोग क्या बोले थे कि अगर धारा 370 हटी तो सरकार को ये करना होगा, वो करना होगा, कत्लेआम हो जाएगा, यहाँ पे पत्थर चल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या था, इन लोगों पर संदेह था सरकार को, ठीक है। संदेह क्या था कि इनके होने से वहाँ पे आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जैसे क्या हुआ, वो बोले कि अगर 370 हटा तो हमारी लाश से गुजरना होगा, तो कौन सी बड़ी बात थी, गुजर जाएंगे, ठीक है। तो गुजर गए इनके ऊपर से, कैसे, दंडात्मक निवारक निरोध के थ्रू, ठीक है। निवारक निरोध के थ्रू कैसे, धारा 370 हटाने के पहले क्या था, पुलिस बल लगाया गया, आर्मी लगाई गई। उसके बाद क्या हुआ, अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती जिसके ऊपर ये शक था कि इनकी वजह से क्या हो सकता है, बवाल हो सकता है जम्मू कश्मीर में, तो उनको क्या कर दिया गया, उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दी। तो ये क्या है, निवारक निरोध है, ठीक है। अब निवारक निरोध में क्या होता है, अपराध के पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, उनको गेस था कि इनके रहने से क्या हो सकता है, यहाँ पे दंगा फसाद हो सकता है। तो 370 को हटाने के पहले क्या किया गया, इनको इन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया, उसके बाद हटा दिया गया, सिंपल। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें जो निवारक निरोध में ले जाते हैं ये 3 माह तक ले जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि पुलिस अगर आपको ले जा रही है तो वो आपको 3 महीने तक अपने पास रख सकती है, ठीक। अब 3 महीने के बाद अगर आगे रखना है तो फिर एक कमेटी बनती है, ठीक, फिर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसको 2 महीने कर दिया गया, कब, 44वें संविधान संशोधन से, ठीक है। आपको निवारक निरोध का एक एग्जाम्पल और पता होगा, जब लालू यादव थे तो क्या हुआ था, आडवाणी जी को, आडवाणी या अटल बिहारी, किसी आडवाणी जी थे शायद, उनको क्या हुआ, ले जाके कहाँ, वो यूपी के थे, उनको ले जाके बंद कर रख दिया, कहाँ पे, कलकत्ता में, कलकत्ता के होटल में रख दिया गया उनको। अब होटल में सारी सुविधाएं थी, लेकिन क्या था, वो और कुछ नहीं कर सकते थे। अब लालू जी यहाँ से रोज़ फ़ोन मिला के, आडवाणी जी कैसे हैं, बढ़िया, ये सब चल रहा था, ठीक है। तो अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कानून है, ठीक है, किसमें, निवारक निरोध में, ठीक है, जिसके आधार पर व्यक्ति को उठाया जाता है, ठीक है। मतलब उसको नज़रबंद या फिर गिरफ्तारी जब व्यक्ति की जाती है तो किसके आधार पर की जाती है। तो पहले क्या था, एक था टाडा, ठीक है। तो टाडा का मतलब क्या था, टेररिस्ट एंड
डिस्क्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। ये कब आया था? ये आया था 1985 में, ठीक है। और 1995 में क्या हुआ, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर इसी की जगह पे पोटा आया था, ठीक। कब आया था? 2002 में, ठीक है। तब पोटा किसकी जगह पे आया? टाटा की जगह पे, ठीक है। पोटा क्या था? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, ठीक है। ये आया 2002 में, ठीक, ठीक है। अब ये आया तो इसमें क्या था? इसमें बताया गया था कि आतंकवादी संगठन कौन से हो सकते हैं, या फिर आतंकवादी कौन हो सकता है। किसी को जैसे आतंकवादी घोषित करना है तो वो कहाँ था? पोटा के थ्रू घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। अब किसी संस्था को जैसे आतंकवादी संस्था घोषित करना है तो उसको कैसे करते थे? पोटा के थ्रू करते थे, उस पर पोटा लगाया जाता था। अभी जैसे केरल में आपने सुना होगा PFI एक संस्था थी, उसको आतंकवादी संस्था घोषित करके बैन कर दिया गया, ठीक है। तो वो पोटा के अंतर्गत किया गया था, ठीक। फिर आता है UAPA, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। ये कब आया? 1967 में आया था, ठीक है। और उसके बाद आता है मीसा। मीसा क्या था? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इंटरनल जो NIA एक संस्था है भारत की, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो NIA जो है वो इसके थ्रू काम करती है, ठीक। तो जब ये आया था 1971 में, तब इसका प्रयोग जब 1975 की इमरजेंसी थी ना, तब उसमें बहुत किया गया था, ठीक है। क्या आंतरिक सुरक्षा का हवाला देके जो मतलब इनके विरोधी नेता थे, उनको क्या होता था? जेल में डाल दिया जाता था सीधे सीधे। तो सबको पता होगा लालू जी की एक बेटी का नाम है मीसा, तो वो इसी कानून के विरोध में अपनी बेटी का नाम क्या रख दिए थे? मीसा रख दिए थे, ठीक है। तो वो मीसा भारती नाम है उनका, तो वो इसी कानून के विरोध में रखे थे, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, जिसमें अनुच्छेद 22 के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।